नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSCB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पहले चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तथा उसके उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम पहले चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा जैविक संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला भौतिक संसाधन और दूसरा जैविक संसाधन। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 3, संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाते हैं। किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है जैव संसाधन क्या है अथवा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त है जीव संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, अजैव संसाधन क्या है। तो इसका उत्तर होगा वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं और वे हैं नवीकरणीय योग्य तथा दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है अथवा राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है। रियो एजेंडा 21 और सतत पोषणीय विकास के बीच क्या संबंध है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। आप अपने ज्योग्राफी के बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कहीं बाहर से ये क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। अब चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। भावी पीढ़ियों के पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। फिर से एक बार, भावी पीढ़ियों के पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो दी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जिस घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया उसे एजेंडा 21 कहा गया है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार
विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति से निपटना है। यह अंततः सतत पोषणीय विकास पर बल देता है। लघुत्तरीय प्रश्न में अब दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर करें। नवीकरणीय संसाधनों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं हम लोग। वातावरण के वे सभी पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में स्वतः उपलब्ध होते रहते हैं नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु इत्यादि। दूसरी ओर वैसे सभी पदार्थ जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। जाहिर सी बात है कि कोयला को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है और पेट्रोलियम को भी दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हो गए। नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला, वैसे नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहा जाता है, जैसे पानी, जीव जंतु, वन इत्यादि। दूसरा है वैसे नवीकरणीय संसाधन जिसकी उपलब्धता सदैव एक समान नहीं होता है, प्रवहनीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदियों में जल इत्यादि। लघुत्तरीय प्रश्न में अब तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? किस परिस्थिति में निजी या सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन बन जाते हैं? उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, वैधानिक रूप से किसी राज्य अथवा देश की सीमा के अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। प्राचीन काल में राजाओं को राज्य की संपत्ति का स्वामी माना जाता था। वर्तमान समय में यह अधिकार सरकार के पास है। आवश्यकता पड़ने पर सड़क या रेल लाइन बिछाने, नहरों और कारखानों अथवा सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यानी राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य या विकासात्मक कार्य के लिए सरकार द्वारा जब निजी अथवा सामुदायिक संसाधन का अधिग्रहण किया जाता है तब वह राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। इसी तरह सागर तट से 19.2 किलोमीटर दूर तक का भाग भी राष्ट्रीय संसाधन में शामिल है। लघुत्तरीय प्रश्नों में चौथा प्रश्न है, संसाधन नियोजन वर्तमान समय की आवश्यकता है, स्पष्ट करें, अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, भारत में संसाधनों का वितरण काफ़ी असमान है। किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकता होती है तो दूसरे प्रदेश में इसकी कमी होती है। अतः देश के महत्वपूर्ण एवं एक समान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक होता है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल कार्य हैं, पहला, विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। दूसरा है आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना तथा संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन करना। तीसरा है उपयुक्त तकनीक एवं संस्थागत ढांचा तैयार करना। और चौथा और अंतिम है संसाधन विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें पहले नंबर पर जो प्रश्न है वह है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? तो इसका उत्तर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिक तथा आर्थिक विकास ने संसाधनों की मांग में अत्यधिक तेजी ला दी है। यह बात आगे दिए गए विवरण से स्पष्ट हो जाएगी। पहला, प्रौद्योगिक विकास। मानव ने आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें खोज निकाली हैं। इनके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपभोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा है,
जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपभोग की प्रकृति भी बदल गई है। आज प्रत्येक उपभोक्ता पहली वस्तु को त्याग करके उसके स्थान पर उच्च कोटि की वस्तु का उपयोग करना चाहता है। इन सब के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, अतः कच्चे माल की प्राप्ति के लिए हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। दूसरा है आर्थिक विकास। आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वे अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं तथा परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा संबंध संसाधनों के उपभोग से ही है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्र अपनी आर्थिक विकास से प्राप्त धन दौलत में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। यह वृद्धि संसाधनों के उपभोग से ही संभव है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का उपयोग करता है। अन्य विकसित देश भी पीछे नहीं हैं। सच तो यह है कि प्रौद्योगिक तथा आर्थिक विकास अधिक से अधिक संसाधनों के उपभोग की जननी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में प्रश्न नंबर 2 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकारों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नांकित है। व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत भूमि, मकान, बाग बगीचे। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जैसे गांव की सम्मिलित भूमि। सम्मिलित भूमि के अंतर्गत चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत आने वाली सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, सरकारी भूमि तथा सरकारी भवन आदि। चौथे नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अधिकृत 200 किलोमीटर की दूरी से खुले महासागरीय संसाधन। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 है, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को लिखें। तो इसका उत्तर होगा संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं किन भागों में बांटा जा सकता है। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। दूसरा है सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर आकलन करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल BSB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।